क्या राहुल गांधी जी 2024 के लिए अपनी प्रधानमंत्री की दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं? क्या 2024 के लिए सारी पार्टी एक बार एकजुट हो सकती है, जितनी भी विपक्ष में पार्टी बैठी हुई हैं? जिस तरह से वर्ष 2019 के अंदर गठजोड़ हुआ था, क्या फिर एक बार 2024 के अंदर सभी पार्टियों का एकजुट होना स्वाभाविक है? नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हमारे इस वीडियो में है कि क्या राहुल गांधी 2024 के लिए पीएम बनने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे जानना चाहते हैं, भारत की जनता ये जानने के लिए इच्छुक है क्या 2024 के लिए राहुल गांधी तैयार हैं। जिस तरह से 2019 में गठजोड़ हुआ था, फिर एक बार 2024 के लिए राहुल गांधी जी सभी पार्टियों के लिए जो विपक्ष में हैं उनको एकजुट होकर लाना चाहते हैं और पीएम की दावेदारी को मजबूत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये देश की बात है, हमारी बात नहीं, आपकी बात नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। श्री राहुल गांधी जी एक बार 2024 की लोकसभा इलेक्शन के लिए फिर से गठजोड़ की तैयारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से, यूपी से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव बिहार से और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जैसे सभी पार्टी को इकट्ठा करके और वो खुद पीएम बनना चाहते हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और वो पीएम पद की दावेदारी के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ साथ अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको अगर पीछे करना है तो उनके लिए अपनी काबिलियत को प्रूव करना होगा। दोस्तों, आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी और आप सभी लोग जानते भी होंगे, आज के समय में पूरे हिंदुस्तान के अंदर दो बड़ी पार्टी हैं। पहली कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है और दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज बीजेपी के तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के हैं और इस समय पर राहुल गांधी जी जो कांग्रेस से के नेता हैं वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि दोनों पार्टी में सबसे मजबूत पार्टी कौन सी है। आज के समय में ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी बीजेपी को ही माना जाता है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक पार्टी के अंदर जो संगठन होता है वो सबसे बड़ी ताकत होती है और वहीं पे हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के अंदर वो संगठन दिखाई नहीं देता। संगठन की बात की जाती है तो आज संगठन पे एक बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। आइए अब समझते हैं कि अच्छे संगठन के अंदर क्या नियम होना चाहिए। संगठन में नियम नहीं, व्यवस्था होती है। संगठन में सूचना नहीं, समझ होती है। संगठन में कानून नहीं, अनुशासन होता है। संगठन में भय नहीं, भरोसा होता है। संगठन में शोषण नहीं, पोषण होता है। संगठन में आग्रह नहीं, आदर होता है। संगठन में संपर्क नहीं, संबंध होता है। संगठन में मैं नहीं, हम होता है। संगठन में अड़पण नहीं, समर्पण होता है। संगठन में आत्म प्रशंसा नहीं, सर्व सम्मान होता है। संगठन में तोड़ना नहीं, जोड़ना होता है। अब हम सभी भारतवासियों के लिए ये भी देखना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है कि किस पार्टी के अंदर ये सारी खूबियां हैं। जिस पार्टी के अंदर ये सारी खूबियां हैं, सबसे ज़्यादा खूबियां पाई जाती हैं, हमें उसी का चयन करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे इससे भी इनकार नहीं करेंगे, जब कभी संगठन की बात की जाती है तो यूनिटी और डिसिप्लिन वहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर संगठन के अंदर यूनिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता। जैसे कि हमने आपको पहले ही शेयर किया था कि हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर दो ही बड़े संगठन हैं। पहला कांग्रेस संगठन जो कांग्रेस पार्टी से आता है, दूसरा बीजेपी पार्टी से आता है संगठन। तो यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी का जो संगठन है बहुत ज़्यादा मजबूत है, जितना कि कांग्रेस का नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले राहुल गांधी जी के लिए अपने संगठन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। तो उन्हें अगर पीएम बनना है तो अपने संगठन को मजबूत करना ही होगा। अब जब आप भारत में रहते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के अंदर जो फूट पड़ी हुई है वो बिखरे हुए हैं अलग अलग राहों पर। जो उनके नेता चल रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता उस पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो सबसे पहले राहुल गांधी जी के लिए सबसे बड़ा पार्टी के अंदर एक चैलेंज है कि उनको उस पार्टी में रखे रहना बहुत ज़रूरी है और जो पुराने नेता हैं उनको वापस भी लाना होगा, तभी उनका संगठन मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर बीच बीच में खबरें निकल कर आती हैं कि राहुल गांधी जी अपने वरिष्ठ नेताओं से ढंग से बातें नहीं करते, रेस्पेक्टफुली बातें नहीं करते। और आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा को स्टार्ट किया और उसे ख़त्म भी किया, लेकिन
भारत जोड़ो यात्रा सफल रही या असफल रही, इसमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब इसको शुरू किया था और अंत में किया था तो उसका कोई मेरे ख्याल से फाइनल रिजल्ट कुछ निकल कर नहीं आया जो ऐसी उम्मीदें की जा रही थी। और उनकी पार्टी में से ही कुछ लोगों ने कहा था कि सबसे पहले आप अपनी पार्टी को देखें, पार्टी के अंदर देखें, पार्टी को मजबूत करें, भारत जोड़ने की बात है। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर वो बार-बार कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चोर हैं, भारत का चौकीदार चोर है। क्या इस तरह से राहुल गांधी की छवि अच्छी होने वाली है या फिर और ज़्यादा नीचे गिरने वाली है? आप ये भी हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि क्या इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक जो अपने आप को दावेदारी कहते हैं कि वो भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो क्या नाजायज़ है इस चीज़ के लिए? बिना किसी सबूत के लिए किसी को बार-बार एलिगेशन लगाना, और अभी जैसे कि आपको पिछली रैली के अंदर पिछले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगाए थे और मोदी नाम से उन्होंने कहा था कि साला मोदी ग्रुप चोर है। इस तरह से एलिगेशन लगा के अपनी पार्टी के अंदर ये अपनी इमेज कैसी खड़ी कर रहे हैं, क्या ये वाक़ई में ठीक बात है? हमने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि किस तरह से राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए गलत वर्ड को इस्तेमाल करते हुए, बार-बार चोर का इस्तेमाल करते हुए, सारे मोदी ग्रुप को चोर का नाम लेते हुए किस तरह से उनको 2 साल की सज़ा सुनाई थी सूरत कोर्ट के द्वारा, और अब तो वो फ़िलहाल वो बेल लेकर बाहर आ चुके हैं। और बाकी धीरे करके और भी उन लोगों पर मानहानि का केस लगा रहे हैं। क्या इस तरह से राहुल गांधी अपनी छवि को अच्छा कर पाएँगे? आप सभी लोग ये भी जानते हैं केरला वायनाड से राहुल गांधी जी सांसद हैं। जब कभी भी अमेठी सांसद की बात की जाती है तो अमेठी से पूरा कांग्रेस का गढ़ रहा है। चाहे यहाँ पर राजीव गांधी जी की बात की जाए, जो उनके पापा जी थे, फादर थे, और चाहे उनकी दादी जी की बात की जाए, इंदिरा गांधी जी की, जो कि अमेठी उनका गढ़ रहा है। और क्या वजह थी कि अमेठी से चुनाव लड़ने के साथ साथ उन्होंने केरला वायनाड से भी इलेक्शन लड़ने के लिए 2 जगह से उन्होंने पर्चों को भरा। क्या उन्हें ये कन्फ्यूजन था कि वो अमेठी से अपनी लोकसभा की सीट को बचा पाएँगे या नहीं? तो आप सभी को मालूम है कि राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे, तो क्या अमेठी में उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत नहीं किया? क्या अमेठी में जो कार्य करने चाहिए थे, वो कार्य नहीं किए? इसी कारण से शायद वो जो है केरला के लिए गए। राहुल गांधी जी अगर 2024 के अंदर इलेक्शन में पीएम पद का दावेदारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए अपनी छवि को अच्छा बनाना होगा और अपने आप को पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि उनके जो अपोजिट में हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उनकी छवि बहुत अच्छी है। क्योंकि भारत की जनता का कहना है कि 70 वर्षों के अंदर जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही उस समय पर वो चीज़ें नहीं हो पाई जो कुछ 7-8 साल के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर हुई। यानी कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के अंदर, यानी कि 23 हो गई, यानी पिछले 9 साल के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने की हैं, वो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं कर पाई। क्योंकि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और पिछले कई वर्षों से, यानी 70 वर्षों से कांग्रेस सरकार ने राज किया। यहाँ बात करते हैं पिछले 9 साल की, यानी बीजेपी गवर्नमेंट, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के अंदर इलेक्शन जीते थे, प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, यानी पिछले 9 साल के अंदर उन्होंने ऐसे कार्य करे जो कि असंभव कार्य हुआ करते थे, और आज उन्होंने इस सब कार्य को संभव करके दिखाया। जो सबसे बड़ा कार्य था कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैल रहा था, आतंकवाद अपने चरम पर पहुंचा हुआ था, तो धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटा के उन्होंने भारत का अभिन्न अंग जो कश्मीर था वो भारत में जोड़ दिया, जो कि कश्मीर के अंदर एक अलग फ्लैग दिया जाता था, और आज के टाइम में, आज के समय का अंदर जो है वहाँ पर इंडियन फ्लैग को फहराया जाता है। 5 अगस्त 2019 वो दिन था जब धारा 370 और 35 एक आर्टिकल को हटा के भारत के अंदर जो है कश्मीर को दे दिया गया। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक। पहले पाकिस्तान छोटी-छोटी बातों को लेके इश्यू बनाया के भारत को परेशान किया करता था, आतंकवाद फैलाया करता था, और आज के समय में पाकिस्तान दर की ठोकर खाने के लिए तैयार है, क्योंकि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 26 फरवरी 2019 वो दिन था जब पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की गई और साथ-साथ इंडियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। ये सब श्री नरेंद्र मोदी जी की ही देन है, और ये सब बीजेपी कार्यकाल के अंदर ही हुआ। और तीसरे सबसे बड़ी बात, जो अयोध्या का जो राम मंदिर का मसला था वो कई वर्षों से लटका हुआ था, कोई भी सरकार उसे क्लियर करने को तैयार नहीं थी। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी सेकेंड टाइम जब गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने एक बार में ही राम मंदिर के लिए पूरी तरह से उस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 9 नवंबर 2019 वो दिन था जब उन्होंने कहा कि अब राम मंदिर अपनी अयोध्या नगरी में ही बनाया जाएगा।
अब इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 साल के अंदर ही यानी 2019 के अंदर ही 3 बड़े डिसीजन जो काफ़ी लंबे टाइम से अटके हुए थे, जो लटकाए गए थे, उनको 1 साल के अंदर ही सारे क्लियर कर दिए गए। चाहे वो कश्मीर मुद्दे की बात होती है, चाहे वो अयोध्या मुद्दे की बात आती है, चाहे वो आतंकवाद की बात आती है, वो हमेशा-हमेशा के लिए उसे कंट्रोल कर लिया गया। चौथी और महत्वपूर्ण बात, आप सभी को मालूम है कोविड-19 जो है, जब आया था तो उस समय पर हाहाकार मचा हुआ था। मार्च 2020 के लिए जब पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा गया था, तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने के बाद में सारी खाने-पीने की व्यवस्था को लेके, सारी चीज़ों को लेके और उस समय पर भारत की जनता ने पूरा सहयोग दिया था, जिससे से नरेंद्र मोदी ने उनके लिए आगाह किया था और रिक्वेस्ट किया था, तो भारत के देशों के लिए उन्होंने पूरा साथ दिया था। हिंदुस्तान पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पे आता है और पूरे भारतवासियों के लिए फ्री में वैकेशन देना एक मज़ाक नहीं, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको फ्री वैकेशन पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए दिया और कोरोना टाइम के अंदर ही जब वैकेशन की बात आती है, तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ्री वैकेशन दिया। साथ-साथ जहाँ-जहाँ ज़रूरत थी, तो और के देशों में भी उन्होंने वैकेशन के लिए फ्री में और जो भी संभव थी, वो वहाँ पर मुहैया कराया गया था। तो ये एक शांति का संदेश है भारत देश के लिए और देशों के लिए कि हम लोग कहाँ पर चल रहे हैं। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि किस तरह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से दूसरे लोगों को मदद किया था, वैक्सीन किस तरह से प्रोवाइड कराई थी, किस तरह से उन्होंने हेल्प की और दूसरे देशों के लिए कोरोना टाइम के अंदर। पाँचवीं में बात की जाए तो 3 तलाक का मामला इतने लंबे समय से लटका हुआ था, तो 3 तलाक का मामला श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही समय में उनको सॉर्ट आउट करके उनको 3 तलाक से आज़ादी दे दी थी। ये कुछ फैसले इस तरह के थे जो कि पिछली पार्टियां या पिछली सरकारें उसे आसानी से सॉल्यूशन नहीं देना चाहती थी और ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सारे सारे फैसले एक साथ करना शुरू कर दिए। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के अंदर बने थे, तो उन्होंने आते ही जन धन योजना को शुरू किया था। जन धन योजना के अंतर्गत उस समय पर सबसे ज़्यादा अकाउंट खोले गए थे। तो उस समय पर राजीव गांधी ने, जब राजीव गांधी पीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे अकाउंट से जो है, जब ये पैसा जो हम अपने पब्लिक के भेजते हैं, तो हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं, तो उनको पहुँचते-पहुँचते 10 पैसा रह जाता है। अब आप लगाइए कि 90 पैसा कहाँ जाता है। लेकिन जन धन योजना के अंतर्गत जितना पैसा सरकार भेजती है, उतना पैसा उनके अकाउंट में पहुँचता है। और एक रिकॉर्ड है, 1 हफ्ते के अंदर 1,80,96,130 बैंक अकाउंट 1 हफ्ते के अंदर खोले गए, जो कि ये गिनीज़ बुक ऑफ के अंदर रिकॉर्ड है। यानी वर्ल्ड वाइड आपको ऐसा डाटा नहीं मिलेगा, जो भारत में श्री नरेंद्र मोदी के टाइम पर ही हुआ। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जीएसटी का लागू किया। उन्होंने ये कहा कि जब एक देश है और एक राष्ट्र है, तो एक टैक्स ही होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की जाए, चाहे डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात की जाती है, या फिर भारत के मुद्रा लोन की बात की जाती है, जो दूसरे लोगों के लिए लोन के रूप में बिजनेस दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को लोन दिया गया कि वो अपने बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी स्कीमें दी, जो कि बेरोजगार हैं, अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए लोन की व्यवस्था की गई। चाहे वो हिंदुस्तान के, भारत के गाँव के लोग हैं जो खेती करते हैं, जो खेती करने वाले लोगों के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष उनके लिए दिया गया। यानी हर 3 महीने बाद 2-2 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए, जो कि इससे पहले वो संभव नहीं था। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि एक प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी ने बयान दिया था कि हम लोग यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं, तब जाके हमारी पब्लिक के लिए 10 पैसा पहुँचता है। आज यहाँ पर जो है 6,000 रुपये भेजे जाते हैं साल के अंदर, तो 6,000 रुपये पूरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यानी कि बीच में कोई है नहीं, सीधा गवर्नमेंट और सीधा पब्लिक। और वहीं पे बात आती है टॉयलेट के लिए, यानी शौचालय के लिए। गाँव-गाँव में शौचालय को बनाया गया। पहले खुले में शौच हुआ करता था, आज हर घर के अंदर शौचालय है। तो इस तरह से हम लोग, नरेंद्र मोदी जी ने जो सुविधाएँ दी पब्लिक के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, वो अनगिनत हैं। इस तरह से बातें करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये कंपैरिज़न किए जाए तो ये क्या राहुल गांधी जी इन सारी चीज़ों को इससे ज़्यादा कर सकते हैं? अगर राहुल गांधी इससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो संभवतः है कि वो आने वाले टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दावेदारी कर सकते हैं। ये हमारे व्यू थे जो हमने आपके सामने रखे। फैसला तो फाइनली जनता ने ही करना है 2024 के अंदर कि किसको प्राइम मिनिस्टर लेकर आना चाहती है, किसको पीएम बनना देखना चाहती है। हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को कंटिन्यू करना चाहती है, राहुल गांधी के लिए या किसी और के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को ही एंड करना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको इसी ही तरह के नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।